नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, पिछले दिनों निखिल मदान, सोनीपत के जो मेयर हैं निखिल मदान, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ये घटना जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुरूप नहीं बैठती है। ये जनरली कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है और ऐसे में एक सफल मेयर का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ चला जाना, ये एक बड़ी घटना ही माना जाएगा। तो इसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है और अखिल निखिल मदान को बीजेपी में जाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य हो सकता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जोगेंद्र कथुरिया जी। जोगेंद्र कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, थैंक यू। जोगेंद्र जी, हमको ये समझाइए जरा कि निखिल मदान जी ने ये कदम क्यों लिया? क्या कारण हो सकते हैं, क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रदेश में जो जनरल माहौल है, जनरल नैरेटिव है, उसको उसको बक करते हुए उसको उसके विपरीत एक कदम उठाया। तो क्या ये इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर, 8-10 महीने पहले ही इसकी कहानी लिखी जा चुकी थी। निखिल मदान तो लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में जाने को तैयार थे, परंतु पता नहीं क्या कारण रहे कि ये लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में नहीं गए। अब निखिल मदान की एक तो मुझे लगता है सुरेंद्र पवार, जो कि सोनीपत के स्थानीय विधायक है, उनसे अदावत है, उनसे नहीं बन रही थी पिछले काफी समय से। एक पिछले 8-10 महीने पहले इन पर ईडी की रेड भी इनके परिवार पर पड़ी थी। उसके दबाव में भी ये सरकार के टच में थे और मुझे लग रहा है कि जो निखिल मदान है, इन पर हर तरह का दबाव था और इधर से सुरेंद्र पवार, जो कि स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे भी इनकी नहीं बन पा रही थी। ये भी सुनने में आता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, किसी समय में भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी मदान परिवार का आपस में कांट छांट रहती थी, या कहें कि एक दबाव रहता था, टेंशन रहती थी संबंधों को लेकर। तो वो कहानी क्या थी? क्या वो भी कोई कारण बना जिसकी वजह से निखिल निखिल मदान ने पार्टी मदान को छोड़ी? भूपेंद्र हुड्डा परिवार के विरोधी गुट का नेता माना जाता था। इनकी भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी नेताओं से अच्छी बनती थी। ये तो विरोधी नेताओं की जब चलनी बंद हुई और ये जो रोहतक झज्जर सोनीपत है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो प्रत्याशियों का फैसला करते हैं। हाईकमान भी इस क्षेत्र में इन्हीं की मानकर चलता है। जब 2020 में मेयर के पद पर चुनाव लड़वाने की बात आई, तो निखिल मदान काफी समय से प्रयासरत थे। उन्होंने समाज सेवा के तौर पर सोनीपत में काफी एक्टिवनेस दिखा रखी थी और वो धीरे भूपेंद्र हुड्डा के गुट में सक्रिय हो चुके थे। जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में पहुंचते थे, उनके जो स्वागत कार्यक्रम या कार्यक्रम की अरेंजमेंट शहरी क्षेत्र में निखिल मदान ही करने लगे थे। कई बार मुझे सोनीपत कार्यक्रमों को कवर करने का अवसर मिला, तो मैं देखता था कि निखिल मदान पूरे शहर में 2020 के स्टार्टिंग से ही होर्डिंग बहुत बड़े-बड़े और अपनी कैंपेनिंग अभियान चला रखा था, क्योंकि सोनीपत का जो नगर निगम का चुनाव ड्यू था। फिर जैसे ही कांग्रेस को निखिल मदान के मुकाबले का और कोई चेहरा नहीं मिला और भूपेंद्र हुड्डा गुट के जो विधायक थे सुरेंद्र पवार और भी वहां के स्थानीय नेता थे, सभी ने निखिल मदान का नाम रिकमेंड किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताऊ चेहरे के तौर पर यहाँ निखिल मदान पर दांव खेला। उन्होंने भाजपा के दिग्गज चेहरे ललित बत्रा, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्हें
अच्छे खासे लगभग 13,000 के करीब वोटों से चुनाव मैदान में मात पी थी। तो निखिल मदान को ऐसा कोई खतरा नहीं था कि हुड्डा जी जो है वो उनकी टिकट काट सकते हैं, लेकिन उनको ये था कि इस बार उनको हो सकता है टिकट ना मिले सुरेंद्र पवार की वजह से। इसलिए अगर इस बार ट्राई करना है तो बीजेपी ही एक पार्टी है जहां पर जाकर वो एमएलए की सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ क्या उनके साथ? कथुरिया जी, कथुरिया जी, हाँ हाँ, आप ठीक हो गए। हम मैं ये कह रहा था सर, जो सुरेंद्र पवार जी हैं, उनकी लगभग चुनाव लड़ना तय था, टिकट तय थी। और ये इस बात का पूरा आभास था यहाँ पर निखिल मदान को, इसलिए निखिल मदान भाजपा के ज्यादा संपर्क में थे। उन्हें कांग्रेस की कार्यशैली और भाजपा की कार्यशैली का पता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने करीबियों पर ज्यादा दांव खेलते हैं, और जो भाजपा है वो सर्वे आधारित टिकटें देती है। भाजपा के सर्वे में भी निखिल मदान अच्छे लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि भाजपा में भी निखिल मदान पर दांव खेल भी सकती है। अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार दोबारा बताएंगे कि आपने कहा कि बीजेपी में जो है वो टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट है, इसलिए अभी ये कंफर्म नहीं कहा जिसमें जा सकता। कविता जैन जो कि पूर्व में मंत्री भी रही हैं, राजीव जैन उन्हीं के पति जो कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं, उसके बाद और भी लंबी फहरिस्त है। ललित बत्रा जिन्होंने पिछला मेयर का चुनाव लड़ा, वो भी विधायक की रहे हैं। उसके बाद एक देवीदास जी के पोते, वो भी टिकट मांग रहे हैं भाजपा की, उनका जो नाम कि शायद भाजपा स्वयं उनका पहले नाम पूर्व में देवीदास विधायक है। भी रहे हैं उनके। उनके उनके दादा का नाम नहीं है, उनके पौत्र हैं तरुण जी, वो टिकट मांग रहे हैं। नवीन मंगला हाँ भी हैं, जी, योगेश अरोड़ा भी हैं। आपने ठीक कहा, वहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट है और वहाँ एक इंटरनल लड़ाई भी चलती रहती है इनमें, ललित बत्रा में और राजीव जैन परिवार में, दोनों में थोड़ा गुत्थम गुत्था भी रहता है। क्योंकि दोनों ही यहाँ पर मनोहर लाल जी के करीबी हैं, और दोनों में सामंजस्य स्थापित कर पाना यहाँ मनोहर लाल जी के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मुझे लगता है इस पर दोनों को हाथ मलना पड़ सकता है। और वो पुरानी कहावत है, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार ले जाए। ले शायद जाए। राजीव जैन और ललित बत्रा, जो उनकी विधायक की टिकट की चाहत थी, वो दोनों की ही टिकट कट जाए और यहाँ निखिल मदान भी बाजी मार सकते हैं। जी, तो ये सीट अगर बीजेपी निखिल मदान को देती है या उनको उम्मीदवार के रूप में उतारती है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की चुनाव जीतने की कितनी संभावना है? जी, संभावना 50-50 ही रहेगी, मुकाबला जोरदार होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का क्षेत्र है। यहाँ पर 24,500 जाट मतदाता भी हैं। उसके बाद 30,000 यहाँ पर बैकवर्ड समाज के मतदाता भी हैं, और लगभग यहाँ 35,000 अनुसूचित जाति के भी मतदाता हैं। तो इनमें अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है सुरेंद्र पवार का। आसान जगह नहीं रहेगी। लगभग 43,000 पंजाबी मतदाता हैं, जिनके सहारे निखिल मदान अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहेंगे। जी, और अब यहाँ थोड़ा ब्राह्मण का फैक्टर भी जुड़ गया। ब्राह्मण समाज के भी काफी लोग हैं और इन आपको तीनों। बता दूं, जो मोहनलाल बडोली हैं, भले ही राई से विधायक हों, परंतु उनका निवास सोनीपत शहर में ही है। जी, मैं वही कह रहा था कि बीजेपी ने भी अपना कॉम्बिनेशन तो अच्छा खड़ा कर लिया है, ब्राह्मण बनिया पंजाबी प्लस ओबीसी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बीजेपी का बनता है। तो आपके हिसाब से अभी ये सीट जो है 50-50 पर रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है मुकाबले बीजेपी वाली जो है, सीटों में रखा जाएगा, आपकी मुकाबला आवाज कट होगा, रही, जोरदार मुकाबला होगा। जोरदार मुकाबला होगा। एक चीज आपको क्या लगती है कि बीजेपी जो है सीटें मार्क कर करके कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश कर रही है,
अगर पार्टी में उपलब्ध है तो उसे, नहीं तो बाहर से इंपोर्ट करो, लेकिन हर सीट होना चाहिए। मुझे ये लगता बीजेपी है की रणनीति भाजपा है। भाजपा की जो अपने मेयर प्रत्याशी थे उन पर ज्यादा नजरें थी। अगर कहीं उनका मेयर हार गया था तो उन पर भी नजरें थी। अभी जैसे पंचकुला में भी ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी टिकट पर तलवार चल सकती है, कैंची चल सकती है। उनकी जगह कुलभूषण गोयल, और इसी प्रकार से करनाल में रेणुबाला गुप्ता, इसी प्रकार से यहाँ यदि पंजाबी चेहरे को चुनाव मैदान में उतारना हुआ तो हिसार से गौतम सरधाना का भी नाम अच्छा खासा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी स्थानीय मेयर थे, रोहतक से मनमोहन गोयल का भी नाम विधानसभा की टिकट के रूप में देखा जा रहा है। आपकी आवाज जोगिंदर, कट रही है सर, जोगिंदर जी आपकी उन आवाज कट रही है। अपनी बात को दोबारा रखिए, हिसार वाली बात को। मैं कह रहा था कि जो नवीन जिंदल और सज्जन जिंदल, जिनके नरेंद्र मोदी से अच्छे खासे रिश्ते हैं, वो अपने बहनोई मनमोहन गोयल के लिए रोहतक से भी टिकट मांग सकते हैं। मनमोहन गोयल पिछले 2018 से रोहतक में भाजपा की टिकट पर मेयर बने थे। जी, रोहतक में भी स्थिति मनीष ग्रोवर जी की बहुत अच्छी नहीं लगती है। पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो साथियों, जोगिंदर जी ने आपको सोनीपत के कारण बताए, और इस कि बीजेपी जो है एक एक सीट को मार्क करके कैंडिडेट चुन रही है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा, तो शाम वहां जीतना मुश्किल है बीजेपी के लिए, इसलिए किरण चौधरी को ले आए। रोहतक में जो स्थिति खराब है तो वहां बदला जा सकता है। सोनीपत में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, तो वहां निखिल मदान को ले आए, जिनके जीतने की संभावना ठीक ठाक है। कम से कम वो एक कमजोर कैंडिडेट नहीं है। उसी तरह से रादौर के अंदर श्याम राणा, जो 2014 में बीजेपी के एमएलए थे, 2019 में उनका टिकट काट दिया गया तो बीजेपी वो सीट हार गई, तो उन्हें फिर वापस इंपोर्ट कर लिया गया है। तो आप देखेंगे कि जिन जिन सीटों पर पार्टी कमजोर है, वहां ये नहीं देखा जा रहा है ये पार्टी के अंदर का व्यक्ति है या पार्टी के बाहर का व्यक्ति है, सबको साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस नजरिए से आप निखिल मदान की हैं। तो जोगिंदर जी ने आपको इसका पूरा विस्तार से विवरण दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हरियाणा की छोटी बड़ी खबरें आपके साथ विश्लेषण के साथ लेकर आते हैं। नमस्कार जोगिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।